नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिगरिंग आउट फाइनेंस चैनल में। अगर आप बैंकिंग, इंश्योरेंस या किसी भी रेगुलेटरी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक जरूर देखिएगा। हो सकता है आज का कोई एक क्वेश्चन या उसका आंसर ही आपके इंटरव्यू पैनल में पूछ लिया जाए, इसलिए एक भी क्वेश्चन आप मिस मत कीजिएगा। इस बैंकिंग इंटरव्यू मास्टर सीरीज में हम प्रीवियस ईयर इंटरव्यू क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, बैंकिंग अवेयरनेस और पैनल रेडी आंसर कवर करेंगे, ताकि आप इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस के साथ परफॉर्म कर सकें। इन वीडियो को देखने के बाद आपका काफ़ी टाइम बच जाएगा, क्योंकि आपको अलग-अलग सोर्सेज़ से प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप फ़ोकस्ड और स्मार्ट प्रिपरेशन कर पाएँगे। ये सीरीज़ सिर्फ इंटरव्यू तक ही लिमिटेड नहीं है। यहाँ कवर किए गए कंसेप्ट आपको मेंस एग्जामिनेशन में भी काम आएँगे, और सिलेक्शन के बाद जब ट्रेनिंग जॉइन करेंगे, तब भी ये नॉलेज आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगी। इसलिए अगर आप बैंकिंग इंटरव्यू की कंप्लीट प्रिपरेशन एक ही जगह से करना चाहते हैं, तो ये बैंकिंग इंटरव्यू मास्टर सीरीज़ आपके लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है। दोस्तों, ये वीडियो सीरीज़ का पार्ट 2 है। अगर आपने इसका पहला सेट नहीं देखा है, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में मैंने स्टैटिक अवेयरनेस में बैंकिंग कंसेप्ट और कुछ बैंकिंग के एक्ट डिस्कस किए हैं, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके इंटरव्यू के लिए। इस वीडियो में मैंने टोटल 13 क्वेश्चन लिए हैं, उसके टॉपिक आपको सामने दिए गए हैं। हर टॉपिक का आंसर एक पैनल स्टाइल में डिज़ाइन किया गया है, जिससे जब आप पैनल के सामने आंसर दें, तो एक अलग ही इंप्रेशन पड़े। देखिए दोस्तों, हमें आता सब कुछ है, हमको डेफिनेशन भी पता है, बट कभी-कभी क्या होता है, जब हम पैनल के सामने बैठते हैं ना, तो हमें कुछ चीज़ें याद नहीं आती हैं, कैसे हम चीज़ों को एक्सप्लेन करें। मेरी ये इंटरव्यू मास्टर सीरीज़ इसी चीज़ में आपको हेल्प करेगी। इन वीडियोज़ में मैं आपको ये बताऊँगा कि आपको पैनल के सामने एक इफ़ेक्टिव आंसर कैसे देना है। और दोस्तों, जो भी मैं आंसर इसमें बता रहा हूँ, आप उसको मॉडिफ़ाई कर सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन ध्यान रहे उसका कॉन्टेक्स्ट चेंज नहीं होना चाहिए। और दोस्तों, जब मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊँ, उससे पहले आप एक बार उसका आंसर देने की प्रैक्टिस करें। मैं 3 से 5 सेकंड का पॉज़ लूँगा, उस बीच में आप वीडियो को पॉज़ कीजिएगा और एक आंसर देने की प्रैक्टिस कीजिएगा। उसके बाद मेरा आंसर आप सुनिएगा। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ इस बैंकिंग इंटरव्यू मास्टर सीरीज़ में कौन-कौन से पार्ट्स मैं कवर करूँगा। दोस्तों, इस मास्टर सीरीज़ के पार्ट्स मैंने 3 लेयर में डिवाइड किए हैं, लेयर ए, लेयर बी और लेयर सी। ये लेयर 1 है, इसमें 20 सेट्स हैं। हर सेट में लगभग 10 से 12 क्वेश्चन हैं। इसमें मैंने स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस और एचआर रिलेटेड क्वेश्चन लिए हैं, जो आपसे इंटरव्यू में पूछे ही जाते हैं, और ये सारे वही क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर इंटरव्यू में पूछे गए हैं और मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं, ये आपसे पूछे ही जाएँगे आपके इंटरव्यू में। हर सेट के टॉपिक मैंने मेंशन कर दिए हैं, आप एक बार इनको ज़रूर पढ़िएगा। इसके अलावा दोस्तों, लेयर बी में टोटल 8 सेट हैं। ये सेट्स उनके लिए डिज़ाइन किए गए हैं जो ऑलरेडी बैंक में हैं और ऑफिसर लेवल की तैयारी कर रहे हैं। इसमें टोटल 8 सेट हैं जो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हैं। आप सेट के टॉपिक पढ़ सकते हैं, आपके सामने लिखे हुए हैं। और दोस्तों, लेयर सी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बच्चे मुझसे मैसेज करके पूछते हैं, सर मेरी स्ट्रीम ये है, इसमें कौन-कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? तो दोस्तों, लेयर सी में मैंने 7 स्ट्रीम आइडेंटिफ़ाई की हैं। इनके ऊपर मैं वीडियोज़ बनाऊँगा। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वीडियो होने वाली है, क्योंकि इनमें जो मैंने क्वेश्चन कवर किए हैं, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड हैं। उस स्ट्रीम से इंटरव्यू पैनल के द्वारा वो क्वेश्चन इंटरव्यू कैंडिडेट से पूछे गए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो सीरीज़ को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। हर सेट को केयरफुली डिज़ाइन किया गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेके, और उसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कौन से ऐड किए जा सकते हैं, वो भी मैंने इसमें ऐड किए हुए हैं। दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी कंटेंट है। ये आपको इंटरव्यू को क्लियर करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, और आपको पता है अब तक ऐसी सीरीज़ आज तक किसी ने भी पूरे यूट्यूब पे नहीं बनाई है। तो आप लोग इस वीडियो को केयरफुली देखिएगा। ये आपके इंटरव्यू के लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है, चाहे आप बैंकिंग, रेगुलेटरी या इंश्योरेंस की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा मेरी एक इंश्योरेंस मास्टर सीरीज़ भी है, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आप किसी इंश्योरेंस इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उस सीरीज़ को भी ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट अपडेट आपके लिए ये है, ये जो सीरीज़ है ये कॉमन है आरबीआई ग्रेड बी, नाबार्ड ग्रेड ए, आरआरबी पीओ, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, एसबीआई सर्कल बेस्ड ऑफिसर और जो बैंक लोकल बैंक ऑफिसर रिक्रूट करते हैं, उनके लिए ये मैंने एक कॉमन सीरीज़ बनाई है। दोस्तों, जब भी कोई इन रिक्रूटमेंट का नया नोटिफिकेशन आएगा, तो मैं एक नई सीरीज़ लाऊँगा। उसमें मैं उसके करंट अपडेट्स कवर करूँगा, जैसे उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, या कोई बैंक है तो वो क्या प्रोडक्ट ऑफ़र करती है, उसका रोल क्या है फाइनेंशियल इंक्लूज़न में, और उस टाइम में जो बैंकिंग सेक्टर न्यूज़ में होगा और जो करंट अफ़ेयर्स आपसे इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, उन सब के बारे में कवर करूँगा। तो जब भी कोई नोटिफ़िकेशन आए, तो आप एक बार चैनल को विज़िट ज़रूर कीजिएगा, उसमें आपको ये सीरीज़ अलग से मिल जाएगी। और दोस्तों, जब भी नया नोटिफ़िकेशन आए, तो आपको नई वाली सीरीज़ जो ऑर्गेनाइजेशन स्पेशल इंटरव्यू सीरीज़ होगी, और ये बैंकिंग इंटरव्यू मास्टर सीरीज़, ये आपको दोनों देखनी है, जिससे आपकी एक कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाए और आपको हायर कॉन्फिडेंस मिले जब आप इंटरव्यू देने जाओ। और दोस्तों, एक सक्सेस टिप ये है, आप पीडीएफ के अलावा इन वीडियो को 2-3 बार ज़रूर देखिएगा,
क्योंकि आपको पैनल के सामने कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है। जब आप इन वीडियोज़ को सुनोगे तो आपको कुछ चीज़ें याद हो जाएँगी। जब चीज़ें याद हो जाती हैं, तो हम फ्लुएंटली पैनल के सामने बोल सकते हैं, उससे हमारा एक अलग ही इंप्रेशन पड़ेगा। और दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट अपडेट ये भी है कि अगर आप इन वीडियो सीरीज़ की पीडीएफ चाहते हैं, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आप बहुत छोटा-सा अमाउंट पे करके इनकी पीडीएफ ले सकते हैं। और दोस्तों, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये जो मेरी पीडीएफ है, ये कॉपीराइट एक्ट 1957 के अंदर है। इसको आप कहीं भी शेयर नहीं कर सकते, आप इसको सेल नहीं कर सकते बिना मेरी परमिशन के, अदरवाइज़ यू विल बी लायबल फॉर क्रिमिनल प्रोसीजर। इसके बारे में आप सामने स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं, 3 चीज़ें मैंने मेंशन की हैं, इसलिए बहुत ही अफोर्डेबल मैंने इसका प्राइस रखा है। अगर आप सोच रहे हो आप किसी को शेयर कर दें तो मुझे पता नहीं चलेगा, मुझे पता चल जाएगा। इसलिए आप परचेज़ कीजिए पीडीएफ और अपने पास रखिएगा, कहीं भी आप शेयर नहीं कीजिएगा, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और हाँ दोस्तों, जब आप पेमेंट कंप्लीट कर देंगे, तो आपको ये पीडीएफ मेल के थ्रू मिल जाएगी, उसमें एक लिंक होगा, आप उस लिंक को सेव कर लीजिएगा। अगर फर्दर मैं फ्यूचर में कोई पीडीएफ में अपडेट करता हूँ, तो उस लिंक से आप अपडेटेड पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगा, इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर जॉइन कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, जो भी मैं नई स्पेशल सीरीज़ लाऊँगा, ऑर्गेनाइजेशनल स्पेशल सीरीज़, उसकी भी पीडीएफ आपको यहीं मिल जाएगी, इसलिए आप उस लिंक को सेव ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों, पहले मैं जो इंटरव्यू सीरीज़ लेता था, उसकी मैं पीडीएफ प्रोवाइड नहीं करता था। आप यूट्यूब पे मेंबरशिप के थ्रू मेरी वीडियो देख सकते थे, लेकिन बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी, "सर, आप मेंबरशिप हटा दीजिएगा।" तो मैंने सोचा चलो ठीक है, बट मैं पीडीएफ नहीं देता था। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, तो आपको इसके लिए पे करना पड़ेगा। ये प्राइस मैंने जो वीडियो का मैं लेता था यूट्यूब पर, उससे काफ़ी ज़्यादा कम रखा है। तो लिमिटेड पीरियड ऑफर है, फर्स्ट 200 स्टूडेंट के लिए 50% ऑफ है, आप 253 में ये अवेल कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसका प्राइस बढ़ा दूँगा, फिर आपके लिए ये थोड़ा महँगा हो जाएगा, इसलिए आप जल्द से जल्द इसको परचेज़ कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन दोनों में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, टेल अस व्हाट इज़ एन एनपीए एंड व्हाई हैव एनपीएस बीन अ प्रॉब्लम फॉर इंडियन बैंक? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, एनपीए का फुल फॉर्म होता है नॉन परफॉर्मिंग असेट। बैंक के लिए लोन एक असेट होता है, क्योंकि उस लोन से मिलने वाला इंटरेस्ट ही बैंक की इनकम का मेजर सोर्स होता है। लेकिन अगर कोई बोरोवर 90 दिन से ज़्यादा टाइम तक ना इंटरेस्ट पे करे और ना ही प्रिंसिपल अमाउंट रीपे करे, तो वो लोन बैंक के लिए इनकम जनरेट करना बंद कर देता है। इसीलिए आरबीआई के प्रूडेंशियल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ऐसे लोन को नॉन परफॉर्मिंग असेट क्लासिफाई किया जाता है। अब बात करें एनपीए इंडियन बैंक के लिए क्या प्रॉब्लम होते हैं। सबसे पहली बात, बैंक की इनकम और प्रॉफिट दोनों कम हो जाते हैं, क्योंकि उस लोन से कोई अर्निंग नहीं होती। दूसरी बात, बैंक को फ्यूचर लॉस को कवर करने के लिए एक अमाउंट अलग रखना पड़ता है, जिसे प्रोविजनिंग कहते हैं। इससे बैंक का कैपिटल ब्लॉक हो जाता है। और तीसरी बात, जब कैपिटल का एक हिस्सा ब्लॉक हो जाता है, तो बैंक नए बोरोवर्स को कम लोन दे पाता है। इसके अलावा अगर किसी बैंक के एनपीएस बहुत ज़्यादा हो जाए, तो पब्लिक और इन्वेस्टर का ट्रस्ट भी कम हो सकता है। इसलिए एनपीए सिर्फ बैंक की फाइनेंशियल हेल्थ को ही अफेक्ट नहीं करते, बल्कि पूरी इकोनॉमी पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कासा एंड व्हाई डज इट मैटर टू अ बैंक? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, कासा का फुल फॉर्म करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट होता है। इसका मतलब है कस्टमर के करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में रखा हुआ टोटल डिपॉजिट। कासा रेशियो ये बताता है कि बैंक के टोटल डिपॉजिट में से कितना हिस्सा करंट और सेविंग अकाउंट से आता है। ये बैंक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये लो कॉस्ट डिपॉजिट होते हैं। करंट अकाउंट पर बैंक कोई इंटरेस्ट पे नहीं करता और सेविंग अकाउंट पर भी कंपैरेटिवली कम इंटरेस्ट देता है, जो जनरली 3 से 4% के आसपास होती है। इसीलिए अगर किसी बैंक का कासा रेशियो ज़्यादा होता है, तो उसके पास फंड कम कॉस्ट पर अवेलेबल होते हैं, और जब फंडिंग कॉस्ट कम होती है, तो बैंक लोन देकर भी अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। इससे बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन यानी एनआईएम इम्प्रूव होता है और बैंक फाइनेंशियली और भी स्ट्रॉन्ग स्टेबल बनता है। इसी वजह से हर बैंक अपना कासा कंटिन्यूसली बढ़ने पर फोकस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेल मी व्हाट इज सीआरएआर और कैपिटल एडिक्वेसी? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, सीआरएआर का फुल फॉर्म कैपिटल टू रिस्क वेटेड असेट रेशियो होता है। इससे कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी कहा जाता है। सिंपल वर्ड में समझें तो ये बताता है कि बैंक ने अपने दिए हुए रिस्की लोन और इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट कितना अपना कैपिटल मेंटेन करके रखा है। इसकी कैलकुलेशन बैंक के कैपिटल टू रिस्क वेटेड असेट से डिवाइड करके की जाती है। ये कैपिटल बैंक के लिए एक फाइनेंशियल कुशन की तरह काम करता है। अगर कुछ बोरोवर अपना लोन रीपे ना कर पाए,
तो बैंक इसी कैपिटल की मदद से उस लॉस को एब्जॉर्ब कर सकता है और डिपॉजिटर के पैसे को प्रोटेक्ट कर सकता है। आरबीआई के बेसल 3 नॉर्म्स के अकॉर्डिंग इंडियन बैंक्स को मिनिमम 9% सीआरएआर मेंटेन करना होता है और जब कैपिटल कंजर्वेशन बफर यानी 2.5% ऐड करें तो इफेक्टिव रिक्वायरमेंट 11.5% हो जाती है। जितना हायर सीआरएआर होगा उतना ही बैंक फाइनेंशियली स्ट्रांग और सेफ माना जाता है। इसीलिए कह सकते हैं सीआरएआर बैंकिंग सिस्टम की स्टेबिलिटी और डिपॉजिटर के ट्रस्ट को मेंटेन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेल मी इन सिंपल वर्ड व्हाट इज बेसल 3। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, बेसल 3 इंटरनेशनल बैंकिंग रूल्स का एक सेट है। ये रूल बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन ने बनाए हैं जो बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के अंदर काम करती है। इसका हेडक्वार्टर बेसल सिटी स्विट्जरलैंड में है। 2008 की ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद काफ़ी बैंक फेल हो गए थे क्योंकि उनके पास लॉसेस को एब्जॉर्ब करने के लिए सफिशिएंट और हाई क्वालिटी कैपिटल नहीं था। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेसल 3 फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस किया गया। सिंपल वर्ड में समझें तो बेसल 3 कहता है कि हर बैंक को अपने रिस्की लोन और असेट के अगेंस्ट मिनिमम अमाउंट में हाई क्वालिटी कैपिटल रखना चाहिए। इसी को हम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के कंटेक्स्ट में समझते हैं। इसके अलावा बेसल 3 बैंक्स को एक्स्ट्रा कैपिटल बफर मेंटेन करने, लिक्विडिटी को अच्छे से मैनेज करने और एक्सेसिव बोरोइंग को कंट्रोल करने पर भी जोर देता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है डिपॉजिटर के पैसे को सेफ रखना, पूरे बैंकिंग सिस्टम को स्टेबल और रेजिलिएंट बनाना। अगर सर एक लाइन में कहें तो बेसल 3 बैंक के लिए एक स्ट्रॉन्ग सेफ्टी बेल्ट की तरह काम करता है जो डिफिकल्ट सिचुएशन में भी बैंकिंग सिस्टम को मजबूत और सिक्योर बनाए रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेल अस व्हाट इज प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग एंड व्हाई डज आवर कंट्री नीड इट। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है। इसके अंदर बैंक्स को अपने टोटल लैंडिंग का एक फिक्स्ड हिस्सा इकोनॉमी के कुछ प्रायोरिटी सेक्टर को देना होता है। इन सेक्टर में एग्रीकल्चर, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, एजुकेशन, हाउसिंग, रिन्यूएबल एनर्जी और वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी शामिल होते हैं। इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि ये सेक्टर हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन सिर्फ कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कभी कभी बैंक्स इन सेक्टर में लैंडिंग करने से हेजिटेट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ रिस्क ज़्यादा या प्रॉफिटेबिलिटी कंपैरेटिवली कम हो सकती है। इसीलिए आरबीआई ने प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग को मैंडेटरी बनाया है। इससे एक छोटे फार्मर, एक स्मॉल बिजनेसमैन या इकोनॉमिकली वीकर फैमिली को भी फेयर टर्म पर बैंक क्रेडिट मिल पाता है। इन शॉर्ट सर, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि बैंकिंग के बेनिफिट सोसाइटी के हर सेक्शन तक पहुंचे और देश की ग्रोथ बैलेंस्ड और इंक्लूसिव बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शेड्यूल्ड एंड नॉन शेड्यूल्ड बैंक। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड बैंक के बीच में डिफरेंस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के सेकंड शेड्यूल पर बेस्ड होता है। शेड्यूल्ड बैंक वो होता है जिसका नाम सेकंड शेड्यूल में इंक्लूड होता है। इस शेड्यूल में शामिल होने के लिए बैंक के पास मिनिमम 5 लाख रुपीस का पेड अप कैपिटल और रिजर्व होना चाहिए। साथ ही आरबीआई को यह सेटिस्फाई होना चाहिए कि बैंक की वर्किंग डिपॉजिटर के इंटरेस्ट को किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाएगी। शेड्यूल बैंक को कुछ इंपॉर्टेंट बेनिफिट भी मिलते हैं, जैसे ये जरूरत पड़ने पर आरबीआई से बैंक रेट पर फंड बोरो कर सकते हैं, क्लियरिंग हाउस मेंबरशिप का बेनिफिट मिलता है और अपना कैश रिजर्व आरबीआई के पास मेंटेन करते हैं। दूसरी तरफ नॉन शेड्यूल बैंक वो होता है जिसका नाम सेकेंड शेड्यूल में नहीं होता। ऐसे बैंक्स नॉर्मली आरबीआई से बोरोइंग की फैसिलिटी नहीं ले सकते और अपने रिजर्व खुद मेंटेन करते हैं। इसीलिए जनरली शेड्यूल बैंक को पब्लिक ज़्यादा सिक्योर और ट्रस्टवर्दी मानती है क्योंकि ये आरबीआई के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंडर एडिशनल एलिजिबिलिटी कंडीशन को फुलफिल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेल मी व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक इन इंडिया। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, इंडिया में बैंकिंग सिस्टम को समझने का सबसे सिंपल तरीका हायरार्की और क्लासिफिकेशन से एक्सप्लेन करना है। सबसे ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है जो हमारा सेंट्रल बैंक है और पूरे बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट और सुपरवाइज करता है। इसके बाद बैंक्स को सबसे पहले आरबीआई एक्ट 1934 के सेकंड शेड्यूल के बेसिस पर दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, शेड्यूल बैंक और नॉन शेड्यूल बैंक। शेड्यूल बैंक आरबीआई के प्रेस्क्राइब नॉर्म्स को फॉलो करते हैं और उन्हें आरबीआई से बोरोइंग जैसी फैसिलिटी मिलती है। वहीं नॉन शेड्यूल बैंक इन फैसिलिटीज़ का बेनिफिट नहीं लेते। अगर हम बैंक्स को उनके फंक्शन के बेसिस पर क्लासिफाई करें तो सबसे पहले आते हैं कमर्शियल बैंक,
जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं और लोन प्रोवाइड करके प्रॉफिट अर्न करते हैं। इनमें पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक और रीजनल रूरल बैंक शामिल होते हैं। इसके बाद कोऑपरेटिव बैंक आते हैं, जो मेनली रूरल एरियाज और अपने मेंबर्स की फाइनेंशियल नीड को सर्व करते हैं। और फाइनली डिफरेंशिएटेड बैंक होते हैं, जिनमें स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक शामिल हैं। इनका मेन ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करना और बैंकिंग सर्विसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना होता है। सर, इसी तरह इंडिया का बैंकिंग स्ट्रक्चर सोसाइटी के हर सेक्शन की फाइनेंशियल नीड को इफेक्टिवली कैटर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेल मी व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ कमर्शियल बैंक एंड एन इन्वेस्टमेंट बैंक। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, दोनों बैंक्स होते हैं, लेकिन दोनों का रोल और काम काफ़ी अलग होता है। कमर्शियल बैंक वो बैंक होता है जिसे आम लोग और बिजनेसेस अपनी डेली बैंकिंग नीड्स के लिए यूज़ करते हैं। ये सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है और होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन और बिजनेस लोन जैसे लोन प्रोवाइड करता है। इसका मेन अर्निंग डिपॉजिट पर दिए गए इंटरेस्ट और लोन पर लिए गए इंटरेस्ट के बीच के डिफरेंस से होता है। इंडिया में एसबीआई, पीएनबी और एचडीएफसी बैंक इसके अच्छे एग्जाम्पल हैं। दूसरी तरफ इन्वेस्टमेंट बैंक पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करती। इसका प्राइमरी रोल बड़ी कंपनीज और गवर्नमेंट को मार्केट से फंड रेज करने में हेल्प करना होता है। ये शेयर्स और बॉन्ड इशू करने में असिस्ट करती हैं। साथ ही मर्जर एंड एक्विजिशन जैसे कॉरपोरेट डील में भी एडवाइजरी सर्विस प्रोवाइड करती हैं। इसकी इनकम मेनली फीस और कमीशन से आती है। सर, अगर सिंपल वर्ड में कहें, कमर्शियल बैंक लोगों और बिजनेस की डेली बैंकिंग नीड्स को फुलफिल करता है, जबकि इन्वेस्टमेंट बैंक कंपनीज और गवर्नमेंट्स को कैपिटल मार्केट के थ्रू फंड रेज करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेल मी ब्रीफली व्हाट इज बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 इंडिया में बैंक्स को रेगुलेट और कंट्रोल करने वाला सबसे इम्पोर्टेंट लॉ है। ये एक्ट पहली बार 16 मार्च 1949 को बैंकिंग कंपनीज एक्ट के नाम से लागू हुआ था और बाद में 1966 में इसका नाम बदलकर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कर दिया गया। इस एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव डिपॉजिटर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन करना और ये इंश्योर करना कि बैंक्स सेफ और साउंड मैनर में काम करें। इस एक्ट के अंडर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बैंक्स को लाइसेंस देना, उनके मैनेजमेंट को रेगुलेट करने, उनके अकाउंट इंस्पेक्ट करने और ज़रूरत पड़ने पर वीक वेंड्स को मर्जर या वाइंडिंग अप को गाइड करने की पावर दी गई है। बाद में 1965 में सेक्शन 56 के थ्रू कोऑपरेटिव बैंक को भी इस एक्ट के स्कोप में इंक्लूड किया गया। तो अगर सर एक लाइन में कंक्लूड करें, तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 इंडिया के बैंकिंग सिस्टम की बैकबोन है, जो बैंकिंग सेक्टर को सेफ, स्टेबल और वेल रेगुलेटेड बनाए रखने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एमसीएलआर एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम ईबीएलआर। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, एमसीएलआर का फुल फॉर्म मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट है। इसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रैल 2016 में इंट्रोड्यूस किया था। ये वो मिनिमम लेंडिंग रेट होता है जिसके नीचे बैंक कुछ स्पेशल केसेस को छोड़कर लोन नहीं दे सकता। एमसीएलआर एक इंटरनल बेंचमार्क है। इसका मतलब है कि बैंक अपनी लेंडिंग रेट खुद कैलकुलेट करता है। इस कैलकुलेशन में बैंक अपना कॉस्ट ऑफ फंड्स, ऑपरेटिंग कॉस्ट, कैश रिजर्व रेशियो यानी सीआरआर का कॉस्ट और टेन्योर प्रीमियम जैसे फैक्टर कंसीडर करता है। दूसरी तरफ ईबीएलआर यानी एक्सटर्नल बेंचमार्क लिंक्ड लेंडिंग रेट आरबीआई ने 2019 में इंट्रोड्यूस किया था। इसमें लेंडिंग रेट किसी एक्सटर्नल बेंचमार्क से लिंक्ड होते हैं और सबसे कॉमनली ये आरबीआई के रेपो रेट से लिंक्ड होते हैं। सर, अगर मैं दोनों को सिंपल डिफरेंस बताऊं, तो एमसीएलआर बैंक के इंटरनल कॉस्ट पर बेस्ड होता है, जबकि ईबीएलआर किसी एक्सटर्नल बेंचमार्क पर बेस्ड होता है। इसी वजह से जब आरबीआई रेपो रेट में चेंज करता है, तो ईबीएलआर के अंदर उसका इम्पैक्ट बोरोवर तक काफ़ी जल्दी और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट तरीके से पहुंचता है, जबकि एमसीएलआर में ट्रांसमिशन कंपैरेटिवली धीरे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेल मी व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बैंक एंड द एनबीएफसी। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, बैंक्स और एनबीएफसी दोनों ही लोगों को लोन्स और फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करती हैं, लेकिन इन दोनों के बीच कुछ बेसिक डिफरेंस होते हैं। सबसे पहला डिफरेंस है कि बैंक बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंडर ऑपरेट करता है, वहीं एनबीएफसी कंपनीज एक्ट के अंडर रजिस्टर होती है और आरबीआई से सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेकर काम करती है। दूसरा डिफरेंस ये है कि बैंक डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है, जैसे सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट,
जहां से कस्टमर कभी भी पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन एनबीएफसी डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तीसरा डिफरेंस है कि बैंक्स पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम का हिस्सा होते हैं, इसीलिए वो चेक इशू कर सकते हैं और चेक क्लियरिंग जैसी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। वहीं एनबीएफसीज ये फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करती। और फाइनली सर, बैंक में जो डिपॉजिट होते हैं उन्हें डीआईसीजीसी के थ्रू एक स्पेसिफाइड लिमिट तक इंश्योरेंस प्रोटेक्शन मिलता है, लेकिन एनबीएफसी डिपॉजिट पर ऐसी इंश्योरेंस फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती। इसी वजह से पैसे डिपॉजिट करने के पर्सपेक्टिव से बैंक को जनरली ज़्यादा सेफ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेल अस व्हाट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड व्हाई डज इट मैटर फॉर अ कंट्री लाइक आवर्स। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, फाइनेंशियल इंक्लूजन का सिंपल मतलब है कि हर व्यक्ति, स्पेशली पुअर, वीकर सेक्शन और लो इनकम ग्रुप को अफोर्डेबल कॉस्ट पर बेसिक फाइनेंशियल सर्विस की एक्सेस मिले। इन सर्विस में बैंक अकाउंट, सेविंग, क्रेडिट या लोन, इंश्योरेंस और पेंशन जैसे प्रोडक्ट शामिल होते हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि कोई भी व्यक्ति फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम से बाहर ना रहे। ये कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब लोगों के पास बैंक अकाउंट होता है तो उनका पैसा सेफ रहता है और उन्हें उस पर इंटरेस्ट रेट मिलता है। ज़रूरत पड़ने पर वो बैंक से रीजनेबल इंटरेस्ट रेट पर लोन ले सकते हैं और उन्हें हाई इंटरेस्ट चार्ज करने वाले मनी लेंडर्स पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता। इसके अलावा गवर्नमेंट की सब्सिडीज़ और वेलफेयर बेनिफिट डायरेक्ट बेनिफिशरीज के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र होते हैं। इससे लीकेज और करप्शन दोनों कम होते हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन पॉवर्टी और इनक्वलिटी को रिड्यूस करने में भी हेल्प करता है। ये वुमेन एम्पावरमेंट को सपोर्ट करता है और ज़्यादा लोगों को फॉर्मल इकोनॉमी का हिस्सा बनाता है। इन शॉर्ट सर, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंश्योर करता है कि सभी सिटीजन को असेंशियल फाइनेंशियल सर्विस मिले, ताकि वो फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम से जुड़ सकें और सस्टेनेबल और इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर सकें। आज का लास्ट क्वेश्चन है, टेल अस इन सिंपल टर्म्स व्हाट प्रॉब्लम इज द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी कोड मीन टू सॉल्व। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, 2016 में आईबीसी आने से पहले इंडिया में इंसॉल्वेंसी और लोन रिकवरी से रिलेटेड काफ़ी अलग अलग लॉ थे। इस वजह से जो कंपनीज या इंडिविजुअल अपने लोन रीपे नहीं कर पाते थे, उनके केसेस को रिजॉल्व होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। कई बार रिकवरी प्रोसेस 4 से 6 साल तक चलती थी और बैंक्स को भी अपना पैसा बहुत कम वापस मिल पाता था। आईबीसी ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, क्योंकि इसने सब स्कैटर्ड लॉ को एक सिंगल टाइम बाउंड फ्रेमवर्क में ले आया। इसके बाद कंट्रोल डिफॉल्टिंग बोरोअर के पास नहीं रहता, बल्कि क्रेडिटर के पास चला जाता है। वो डिसाइड करते हैं बिजनेस को रिवाइव करना है या फिर ऑर्डरली मैनर में क्लोज करना है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है स्टक मनी की फास्टर रिकवरी करना, नॉन परफॉर्मिंग असेट यानी एनपीएस को रिड्यूस करना, सभी स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना और इंडिया में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इम्प्रूव करना। इन शॉर्ट सर, आईबीसी एक क्लियर, ट्रांसपेरेंट और फेयर एग्जिट मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अपना फीडबैक आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप कमेंट सेक्शन में भी कर सकते हैं या मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। या आपकी कोई क्वेरी हो तो भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, या आप चाहते हो कि मैं कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन कवर करूं आपके आने वाले इंटरव्यू के लिए, तो उसको भी आप मुझे कमेंट सेक्शन या मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। मैं उसको आने वाली वीडियोज़ में ज़रूर कवर करूँगा। दोस्तों, ये वीडियो सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको रेगुलरली फॉलो कीजिएगा और सेट्स को आप सीक्वेंस में देखिएगा। इससे आपको एक अलग ही कॉन्फिडेंस मिले। तो दोस्तों, चलिए आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू।